हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1985 में आई कल्ट क्लासिक वेयरवुल्फ मूवी सिल्वर बुलेट का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डैन अटायर्स। इसके राइटर हैं स्टीफन किंग और ये उनकी नॉवल साइकिल ऑफ द वेयरवुल्फ पर बेस्ड है। वेयरवुल्फ मूवीज में इसे वन ऑफ द बेस्ट में गिना जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा जो काफी अमेजिंग है। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है 1976 में। हम देखते हैं आर्नी नाम के एक रेल रोड वर्कर को जो कि ट्रैक रिपेयर कर रहा था। तभी एक वेयरवुल्फ ने उसकी गर्दन उड़ा दी और ये था मूवी का इंट्रो। ये हुआ टार्कस मिल्स नाम के टाउन में, और क्योंकि आर्नी एक शराबी था इसलिए सबको यही लगा कि वो शराब के नशे में पड़ा होगा और ट्रेन उसे काट कर चली गई। उसकी मौत से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये पहली किलिंग थी उस भेड़िए की। ये पूरा टाउन एक फैमिली की तरह है और सब कुछ खुशहाल है। आज के दिन सब गैदर हुए हैं और हम देखते हैं जेन, मॉम डैड और उसके हैंडीकैप भाई मार्टी को। शेरिफ जो हॉलर सबको संबोधित करता है। फिर स्पीच देने आता है फादर रेवरेंड लो, जो कि यहाँ का लोकल मिनिस्टर भी है। लेकिन जेन को ये स्पीच नहीं सुननी, इसलिए वो तो उठकर चल दी। मार्टी भी वहीं पर अपने दोस्त ब्रेडी के साथ मिलकर एक सांप से खेल रहा था और ब्रेडी ही उसे आइडिया देता है जेन के साथ प्रैंक करने का, जिसके लिए वो राजी हो गया। वो दोनों जेन को डरा देते हैं, लेकिन ब्रेडी कुछ ज्यादा ही कर रहा था। इससे जेन का पूरी तरह मजाक बन गया, इसलिए मार्टी को भी अच्छा नहीं लग रहा। जेन रोती हुई जा रही थी, तभी वो देखती है स्टेला को जो कि प्रेग्नेंट थी, और ये बात सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया, जिससे वो काफी दुखी हो गई। वापस घर जाते टाइम जेन ने मॉम से शिकायत की, लेकिन मॉम ने उल्टा उसे ही सुना दिया। मार्टी चाहे कुछ भी कर ले, ये उसे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि ये उसे ज्यादा प्यार देना चाहते हैं, जो कि ये बिल्कुल दे भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए जेन का प्यार क्यों कम करना। रात में भी वो उदास थी, तब मार्टी थोड़े पैसे लेकर उससे माफी मांगने आता है ताकि वो नई ड्रेस ले पाए। हालांकि इतने पैसों में ड्रेस नहीं आने वाली, फिर भी बड़प्पन दिखाते हुए जेन ने उसे माफ कर दिया। उधर स्टेला दुख के मारे सुसाइड कर रही थी, तभी वो भेड़िया खिड़की से अंदर आकर उसे बुरी तरह चीर फाड़ देता है और याम उसकी एक झलक देख पाए। शोर सुनकर स्टेला की मॉम जल्दी से गन लेकर ऊपर पहुंच गई, लेकिन तब तक स्टेला की जान जा चुकी थी। अगले दिन ये खबर फैलते ही पुलिस पर प्रेशर आने लगा। साथ ही एक एंडी नाम का आदमी शेरिफ के खिलाफ बार में लोगों को भड़का रहा था, लेकिन लोगों ने उसी का मजाक बना दिया। इससे अपटाउन के भाईचारे का अंदाजा लगा लो। खैर, स्कूल के बाद मार्टी अपनी फ्रेंड टैमी को उसके घर छोड़ रहा था, क्योंकि मर्डर के बाद पूरे टाउन में सनसनी फैल चुकी, खासकर बच्चों में ज्यादा दहशत है। प्लस टैमी इसे काफी पसंद है, और आपको बता दूं कि सिल्वर बुलेट नाम है मार्टी की सवारी का, जो कि सदीस के अंकल ने। टैमी उसे बताती है कि उसके घर के सामने बने कैबिन से रात में अजीब आवाजें आती हैं। उन आवाजों से वो डरती है, लेकिन उनसे भी ज्यादा अपने डैड से, इसलिए वो चली गई। अब बुलेट में फ्यूल नहीं था, इसलिए मार्टी ने गैस स्टेशन पर रुककर उसे फुल करवा लिया। रात में मार्टी अपने अंकल रेड के साथ कार्ड्स खेल रहा था, जो कि आया है कुछ दिन इनके साथ रहने, क्योंकि इसका तीसरी बार डिवोर्स हो रहा है, और इसकी वजह है कि एक शराबी है। मार्टी की मॉम ने उसे जल्दी सोने भेज दिया, जिससे रेड काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि वो मार्टी से बातें करना चाहता था। इसकी मॉम को डर है कि कहीं इसका भाई इसके बेटे को अपने जैसा ना बना दे। उधर टैमी का डैड आराम से टीवी देख रहा था, तभी कैबिन से आवाजें आने लगी, जिनसे तंग आकर वो एक शॉटगन लेकर चेक करने पहुंच गया। वह कई सारे पॉज टूटे हुए थे, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं दे रहा, क्योंकि भेड़िया था फ्लोर के नीचे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी उस भेड़िए ने उसे नीचे खींचकर मार डाला। अब ये तो रोज का ही हो गया, इसलिए शेरिफ ने टाउन में कर्फ्यू लगा दिया, और मेयर शेरिफ से पूछता है, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इन सब मर्डर्स की वजह से गन्स की सेल भी बढ़ गई और एंडी के मजे हो गए। सब लोग कर्फ्यू का पालन कर रहे थे, सिवाय मार्टी और उसके दोस्त ब्रेडी के। वो पतंग उड़ाने में बिजी थे, तब जेन वहां आकर मार्टी को ले गई, लेकिन ब्रेडी पतंग उड़ाने में लगा रहा। मार्टी उसे चलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं आता। तब मार्टी कुछ देर रुककर उसे ही देख रहा था, मानो वो जानता हो कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। शाम को बार में एंडी फिर एक बार शेरिफ की बुराई कर रहा था, इसलिए एक ऑफिसर उससे भिड़ गया। तभी अचानक ब्रेडी का डैड हर्ब वहां आकर पूछता है अपने बेटे के बारे में, जिसकी लाश पुलिस को बरामद हुई है उसकी पतंग के साथ। भेड़िए ने उसे भी मार दिया, और ये हमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि बच्चे की ना तो किलिंग दिखा सकते हैं और ना ही उसकी बॉडी, ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अपने बेटे की लाश देखते ही हर पूरी तरह सुन्न हो गया था। अगले दिन उसका फ्यूनरल होता है, जिसमें पूरा टाउन शामिल था, और सभी दुखी थे, क्योंकि किलर ने बच्चे को भी नहीं छोड़ा, और अगर बच्चे सेफ नहीं है फिर तो कोई भी नहीं है। लोन सबको समझा रहा था, लेकिन बातों का अब कोई असर नहीं होने वाला। अब टाइम आ चुका है इस टाउन को छोड़ने का। फ्यूनरल के बाद रेड मार्टी को घर ले जा रहा था, और वो उसे किलर से सेफ रहने के लिए कहता है, लेकिन मार्टी के हिसाब से वो किलर आदमी नहीं, बल्कि है कोई मॉन्स्टर, जैसे कि वेयरवुल्फ। ये आइडिया उसे लगा था टैमी की बात से।
खैर शाम को बार में एंडी सबके साथ मिलकर किलर को पकड़ने का प्लान कर रहा था क्योंकि पुलिस से वो पकड़ा नहीं जा रहा। लेकिन शेरिफ ऐसा होने नहीं दे सकता, वो उन सबको रोक रहा था। तभी वहाँ आ जाता है हर्ब और उसके सामने शेरिफ कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि कल ही किसी ने इसके बेटे को फाड़ा था और पुलिस उसे इंसाफ नहीं दे पाई, इसलिए बोलने का तो मुंह ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पर हर्ब नाम लेता है हार्मनी हिल का, जहाँ पर उसने अपने बेटे को दफनाया, और ये सीधा रेफरेंस है सेलम स्लॉट का, जो कि एक और क्रिएशन है स्टीफन किंग की। हर्ब एंडी के साथ था और अगर कोई नहीं भी जाएगा तब भी वो अकेला जाएगा उस किलर को ढूंढने, नहीं तो आज रात फिर से कोई मरेगा। वो सब रेडी होकर चल दिए और शुरुआत ये करेंगे जंगल से। लोग काफी ट्राई करता है उन सबको रोकने का, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो सभी निकल गए और जंगल में जाकर बट गए। यहाँ पर इन्हें ट्रैप से भी सावधान रहना होगा। जंगल में चारों तरफ कोहरा था, जिस वजह से उन सब की हवा टाइट थी, जो कि और भी ज्यादा टाइट हो गई क्योंकि जिसे ये ढूंढ रहे हैं वो कोहरे में छुपकर इनके साथ ही आगे बढ़ रहा है। अब वो एक एक करके इनका शिकार करेगा। उसने एक आदमी को जकड़ लिया और देखते ही देखते बाकियों को भी। बार का ओनर अपना पीस मेकर वाला बेसबॉल बैट लेकर आया था, जिसे फिलहाल उसी पर यूज कर रहा है वो भेड़िया। यहाँ भी 3 लोग मारे गए। अगले दिन उन सब का भी फ्यूनरल मन रहा था, जिसमें हब भी शामिल था। सभी दुख मना रहे थे और लोग ने समझा रहा था। तभी अचानक वो सभी भेड़ियों में बदलने लगे और ये सीक्वेंस काफी ज्यादा बेस्ट है इस मूवी का। वो सभी मिलकर लो पर हमला कर रहे थे, तभी उसकी आंख खुल गई। ये बस एक बुरा सपना था और ऐसे ड्रीम सीक्वेंसेस हमने कई बार देख लिया ऐसी मूवीज में। अगले दिन मार्टी पूरी फैमिली के साथ अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गया, लेकिन कर्फ्यू के चलते वहां पर फायर क्रैकर्स कैंसिल हो चुके थे, इसलिए वो सीधा पहुंच गए वापस घर। टाउन ऑलमोस्ट खाली हो चुका है क्योंकि दहशत के मारे सभी टाउन छोड़कर चले गए, इंक्लूडिंग टैमी। और मार्टी एकदम अकेला है क्योंकि ब्रेडी भी मर चुका। लेकिन उसे चीयर अप करने के लिए रेड उसे एक नई सिल्वर बुलेट देता है, जो कि उसके हिसाब से कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए वो और भी ज्यादा खुश था। वो टेस्ट ड्राइव लेने चला गया और काफी मजे करने के बाद जब वो वापस आया तो रेड ने उसे 5 भी दे दिए ताकि वो एंजॉय कर सके। इसके बाद वो भी वापस चल दिया अपने घर। तो अब टाइम है बताने का कि आपके हिसाब से भेड़िया कौन है। जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं कौन कौन सही गैस कर पाएगा। रात में मार्टी चोरी छुपे अपनी सिल्वर बुलेट लेकर पटाखे जलाने जंगल पहुंच गया, जबकि रेड ने इसे घर के पास रहने को कहा था। वो पटाखे जलाकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि भेड़िया छुप कर उसे देख रहा है। मौका पाकर उसने हमला बोल दिया, लेकिन मार्टी ने रॉकेट जलाकर सीधा उसकी आंख फोड़ दी। बिना 1 सेकंड देर किए वो वापस घर आकर अपने रूम में छुप गया क्योंकि इसका शक सही निकला। वो किलर एक वेयरवुल्फ है। उसने अंकल रेड को भी सब कुछ बता दिया, लेकिन वो कहता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब बड़े तो नहीं मान रहे, इसलिए मार्टी ने मना लिया जेन को। उसे थोड़ा बहुत यकीन हो गया था, इसलिए वो पूरे टाउन में घूमकर कैन जमा करने लगी, जिसकी आड़ में वो सबके चेहरे चेक कर रही थी। जिसकी भी आंख फूटी मिलेगी वही भेड़िया होगा। अब जेन ने पूरा टाउन छान लिया, लेकिन सबकी आंखें सही सलामत थी। आखिर में वो कैन ट्रेड करने पहुंच जाती है लोग के घर, और सी भले आदमी की आंख फूटी हुई थी। तो अब राज खुल गया, यही भेड़िया है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने गैस किया होगा रेड को। खैर पीस मेकर बैट भी उसी के गैरेज में पड़ा था। जेन उसे देख रही थी, तभी लो भी वहां पर आ गया और उसकी आंख देखकर वो पूरी तरह फ्रीज हो गई क्योंकि मार्टी की सारी फैंसी बात सच निकली और अब किलर उसके सामने ही खड़ा है। लो उसके हाल चाल पूछ रहा था, लेकिन वो हड़बड़ाहट में वहां से निकल गई और घर जाकर उसने मार्टी को भी कंफर्म कर दिया। अब वो दोनों बच्चे उसे मार तो नहीं सकते, इसलिए मार्टी दिमाग चलाकर निकालता है एक आइडिया। वो एक नोट लिखकर लो के पास भेजता है कि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ, क्यों ना तुम खुद को मार लो। वो नोट देखकर लो काफी गुस्सा हो गया और अब ये जरूर मारेगा, लेकिन खुद को नहीं बल्कि मार्टी को। अब नोट से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए आखिर में वो दोनों बात करते हैं अंकल रेड से। वो भी उन्हीं पर गुस्सा होने लगा क्योंकि लो यहाँ का लोकल मिनिस्टर है, उससे झंझट मोल लेना सही नहीं होगा। उसे भरोसा नहीं था, इसलिए तीनों दूर से ही जाकर देखते हैं कि वो आराम से पेंटिंग कर रहा था। तब रेड कहता है कि जिसकी आंख में रॉकेट घुसा हो वो या तो हॉस्पिटल में होगा या तो डेड। तब मार्टी कहता है कि उस टाइम ये एक भेड़िया था, ना कि इंसान। वहाँ से मार्टी सीधा ग्राउंड पहुंचकर बाकियों को खेलते हुए देख रहा था, तभी लो भी वहाँ पहुंच गया। मार्टी के निकलते ही वो भी उसके पीछे लग जाता है क्योंकि आज ये इसका काम तमाम करेगा। वो तो भला हो अंकल रेड का, जो इसे सिल्वर बुलेट दे दी, जिसकी वजह से ये बच रहा है। और आपको पता ही होगा कि सिल्वर बुलेट से ही वेयरवुल्फ मरते हैं। यह पूरा खतरनाक चेस चलता है और आखिर में बुलेट का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। वो जाकर रुक जाती है एक क्लोज ब्रिज पर। कुछ ही देर में लो वहाँ आकर उसे बताता है कि मैं खुद को मार नहीं सकता क्योंकि सुसाइड सबसे बड़ा सीन है और मर्डर ठीक है। वो कहता है कि मैं गॉड का काम कर रहा हूँ। स्टेला सुसाइड करने वाली थी, इसलिए मैंने उसे मारा। टैमी का डैड अब्यूसिव था, इसलिए उसे भी मारा। लेकिन ये सब इसकी कोरी बकवास है क्योंकि इसने ब्रेडी को भी मारा, जो कि एक निर्दोष बच्चा था। और सेम है मार्टी, जिसे अब ये मारेगा। वो उसकी जान लेने वाला था, तभी वहाँ से गुजरते हुए आदमी को देखकर मार्टी चिल्लाने लगा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। उस आदमी के जरिए मार्टी ने घर पहुंचकर रेड को सब कुछ बता दिया। फिर भी उसे भरोसा नहीं होता, लेकिन मार्टी की बाइक पर लगा लो की कार का कलर कुछ तो कह रहा था।
तब फाइनली रेड ने जाकर शेरिफ को सारी कहानी बता दी और टाउन में इतना कुछ हो रहा है इसलिए वो भी लो के पास पहुंच गया चेक करने। वो गैरेज में घुस जाता है जहाँ उसे इनफ सबूत मिल गए थे और साथ ही मिल गया था लो, जो कि उसकी गन गिराकर भेड़िए में बदलने लगा और बदलने के बाद उसने शेरिफ को मार डाला पीस मेकर बैट से। ये भी एक ठीक ठाक ट्रांसफॉर्मेशन था, देख के मजा आया। अब ये तीनों चिंतित थे क्योंकि अगला नंबर इनका भी हो सकता है, इन्हें कुछ तो करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लो तो बिना फुल मून के भी भेड़िया बन रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये इस फिल्म में एक नया एंगल है। इसमें लो जब चाहे भेड़िया बन सकता है, लेकिन फुल मून की रात वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और उसी रात का वेट वो कर रहा है इन्हें मारने के लिए। अब उसे मारने का एक ही तरीका है, वो है सिल्वर बुलेट। वो दोनों अपने सिल्वर क्रॉस उतारकर रेड को दे देते हैं ताकि वो उनकी एक सिल्वर बुलेट बनवा ले। उनकी बात मानते हुए एक शॉप पर जाकर रेड ने बुलेट बनवा ली, लेकिन वो छोटी थी। उसे देखकर रेड कहता है कि ना जाने इससे कौन मरेगा। तब दुकानदार कहता है कि वेयरवुल्फ, सिर्फ यही एक अनजान है, बाकी तो सब समझदार हैं। अब अगला फुल मून आया हैलोवीन पर और किस्मत से उनके मॉम डैड को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा था, साथ ही रेड की भी छुट्टी थी, इसलिए अब यही मार्टी और जेन का ध्यान रखेगा। इसी तरह वेट करते हुए तीनों सो गए थे, लेकिन कोई भी नहीं आया। रात के 3 बज चुके थे तब रेड उन्हें गुस्से में सोने भेज रहा था और प्रॉमिस के मुताबिक ये खुद पहरा देगा। जेन कहते हैं कि चांद अभी नहीं डूबा इसलिए वो आ सकता है, और वो आ भी गया। वो खिड़की से झांक रहा था और उसे देखकर जेन चिल्ला उठी, लेकिन रेड को वहाँ कोई भी नहीं दिखा। तभी लो ने लाइट काट दी। लाइट बंद होते ही जेन पैनिक करने लगी। तब रेड उसे समझा रहा था, पर अब समझाने का टाइम नहीं है। दीवार तोड़कर भेड़िया अंदर घुस आया, जिससे सबके होश उड़ गए और यहाँ इसे ठीक से देख पाए। वो रेड पर हमला बोल देता है, जिससे वो सिल्वर बुलेट गिर गई। इतने में वो रेड को धो रहा था, मार्टी बुलेट निकालने में लगा था, लेकिन वो नहीं निकल रही। भेड़िया पूरे गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था, यानी ये दोनों तो गए समझो। उनका अंतिम टाइम आ गया था। तभी मार्टी ने बुलेट निकाल कर उसे गन में डालकर उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी और वो जिस तरह वो मर गया। मरते ही वो वापस लो में बदल गया। वो फिर एक बार जिंदा हो गया था, लेकिन ये सिर्फ आखिरी झटका था। अब जाकर ये नाइटमेयर एंड हुआ। मार्टी जेन का शुक्रगुजार है, क्योंकि अगर वो इसकी बात पे यकीन करके इसकी मदद ना करती तो आज अंजाम कुछ और होता। दोनों भाई बहन का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो गया और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी कल्ट क्लासिक क्यों है ये आपने देख लिया, क्योंकि इसमें सब कुछ है। एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा भेड़िया जो बचकाना नहीं लगता, और टिपिकल स्टीफन किंग स्टोरी की तरह इसमें हॉरर के साथ साथ एडवेंचर भी था, इसलिए और भी खास है। और मेन फोकस था मार्टी पर, जो कि हैंडीकैप था, लेकिन उससे ज्यादा केपेबल कोई भी नहीं निकला। उसने भेड़िया को मारा क्योंकि वैसे लोगों के बीच में रह रहा था जो उसकी कमी छुपाते नहीं थे, बल्कि उसे और सहूलियत करके देते थे ताकि उसे कोई कमी ना लगे, जैसे कि उसके अंकल रेड की सिल्वर बुलेट, जो कि मूवी का टाइटल भी है। अब इसमें 2 क्लासिक वेयरवुल्फ में तोड़े गए। एक तो लो बिना फुल मून के भेड़िया बन रहा था, और दूसरा वो घरों में घुसकर सबको मार रहा था, जो कि वेयरवुल्फ नहीं करते। वो उन्हें मारते हैं जो उनके इलाके में आ जाए। ये कुछ चेंजेस थे इसमें। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $7 मिलियन और इसने कमाए थे $12.4 मिलियन। ये एक बड़ी हिट साबित हुई थी, जबकि इसे पुअर मार्केटिंग फेस करनी पड़ी थी, खासकर इसके बेकार पोस्टर्स। इसके डायरेक्टर डैना टाइस का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। ब्रेडी यानी कि जो राइट की डेथ हो गई थी 2009 में 39 की एज में, उसके अगले ही साल मार्टी यानी कि कोरी हेम की भी डेथ हो गई थी 38 की एज में। जैसे 80s और 90s में वैम्पायर मूवीज की एक लहर चली थी, वैसे 80s में वेयरवुल्फ मूवीज की भी लहर चली थी, और सबसे बेस्ट मूवीज इसी पीरियड में आई थी। इनके नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यह है वुल्फन, द हाउलिंग, एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंडन, फुल मून हाई, द कंपनी ऑफ वुल्व्स, हाउलिंग 2, टीन वुल्फ 2 और हाउलिंग 3। ये मूवी बेस्ड है 1976 में, जिस साल कैरी आई थी। बेस्ड है 1976 में, शूटिंग स्टार्ट हुई 1984 में, रिलीज ये हुई 1985 में। अक्टूबर 1984 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई और दिसंबर में खत्म हो गई। इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई थी बिना एक प्रॉपर वेयरवुल्फ सूट के। स्टीफन किंग चाहते थे कि वेयरवुल्फ एकदम प्लेन हो और उसे ठीक से दिखाया ना जाए। उस वेयरवुल्फ सूट को बनाने में 3 महीने लगे थे। फोम वगैरह से बनाकर उस पर असली भालू के बाल लगाए गए और उसके सर को मैकेनिकली ऑपरेट कर रहे थे 6 लोग 30 फुट की दूरी से। वो कॉस्ट्यूम प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आई थी, और ना ही उस एक्टर की चाल ढाल जो वेयरवुल्फ बना था, और इस बात से वो एक्टर भी नाराज हो गया था, क्योंकि वो एक मॉडर्न डांसर था, इसलिए तो उसे चुना गया था। प्रोड्यूसर ने बोला कि इस कॉस्ट्यूम को बदलो, लेकिन स्टीफन किंग ने मना कर दिया। किंग ने बोला या तो इसी कॉस्ट्यूम से मान जाओ, नहीं तो फिल्म कैंसिल करो। तो प्रोड्यूसर माने, लेकिन एक्टर को बदला गया। मोस्ट ऑफ द सीन्स में भेड़िए को प्ले किया लो यानी कि एवरेट मैकगिल ने। एवरेट ने वेयरवुल्फ नाम के टीवी शो में भी काम किया है। लो का जो ड्रीम सीक्वेंस था वो एक हिंट था कि वही वेयरवुल्फ है, क्योंकि ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंडन में। उसमें डेविड का यही हाल था, और साथ ही ऐसा कर्स में भी दिखाया गया जो वेयरवुल्फ बनता है उसे ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं। उस ड्रीम सीक्वेंस में टोटल 70 एक्स्ट्रा लोग लगे थे, जिन्हें ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड किया गया था, और उसी हिसाब से उनका मेकअप हुआ। कैमरा के पास वालों को एकदम अच्छा बनाया गया और दूर वालों को थोड़ा कम, क्योंकि उन्हें बस चर्च को भरना था।
ये मूवी बेस्ड है टॉर्कल्स मिल्स में, जो कि स्टीफन किंग के यूनिवर्स का फिक्शनल टाउन है, जिसके बॉर्डर्स लगते हैं स्टीफन किंग के बाकी टाउन से, जैसे कि चीटर्स मिल, डेरी जहाँ इट बेस्ड है, और सबसे फेमस कैसल रॉक। मैंने कई बार बताया है कि स्टीफन किंग का अपना एक यूनिवर्स है। लो ने 3 बार मार्टी को मारने की कोशिश की लेकिन नहीं मार पाया, जबकि मार्टी ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसने लो को जख्मी भी किया और बाद में मारा भी। इसमें भेड़िया लोगों को मारता तो है लेकिन खाता नहीं। पीसमेकर बैट से भेड़िए ने 2 लोगों को मारा। ये स्टीफन किंग की 10वीं फिल्म अडेप्टेशन थी और 80s में रिलीज हुई उनकी 9वीं। 1985 में 2 स्टीफन किंग अडेप्टेशन आई थी, एक ये और एक कैट्स आई, जिसका ब्रेकडाउन मैं कर चुका हूँ। मार्टी यानी कि कोरी हेम, अंकल रेड यानी कि गैरी ब्यूसी के बेटे जेक ब्यूसी के दोस्त बन गए थे क्योंकि जेक सेट पर आते थे। जब भेड़िया स्टेला पर अटैक करता है तब हम एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन वाले भेड़िए की गुर्राहट सुन पाते हैं। गैरी ब्यूसी ने अपने स्टंट्स खुद किए थे और एंड में जब उन्हें उठा के पटका जाता है तब कांच का एक टुकड़ा सच में उनके हाथ में घुस गया था, जो कि फिल्म में भी दिखाई देता है। और जब भेड़िया दीवार तोड़ के अंदर आता है तब उनका जो रिएक्शन था वो भी एकदम रियल था, क्योंकि उस सीन की कोई रिहर्सल नहीं हुई थी और सिंगल टेक में वो सीन डन हो गया था। जेनिफर कॉनली को जेन के रोल के लिए कंसिडर किया गया था, लेकिन वो पहले से ही बिजी थी इटली में डारियो अर्जेंटो की फेनोमेना में। ये शेरिफ यानी कि टेरी ओक्विन की पहली हॉरर फिल्म थी। बाकी 2 हैं द स्टेप फादर और स्टेप फादर 2। जिस बार में लोग जमा हुए थे उसका नाम था ओवंस बार। ओवन स्टीफन किंग के एक बेटे का नाम है। जो फायरवर्क्स वाला सीन था उसे 2 बार शूट किया गया था, वो भी 1 महीने के गैप में। तब तक कई पेड़ों के पत्ते भी झड़ गए थे लेकिन देखकर पता नहीं चलता। डॉन कॉस्कारेली इसके डायरेक्टर होने वाले थे लेकिन प्रोड्यूसर से उनकी नहीं बनी। नॉवल में सारे इवेंट्स होते हैं 1 साल के अंदर, जिसमें भेड़िया हर महीने एक मर्डर करता है, लेकिन इसमें काफ़ी जल्दी सब कुछ हो गया। इस फिल्म में पहले आइडिया था कि भेड़िया बोलेगा, लेकिन पूरी फिल्म में वो एक बार भी नहीं बोला। मार्टी और जेन अपना सिल्वर क्रॉस दे देते हैं अंकल रेड को बुलेट बनवाने के लिए। ये रेफरेंस है बीस्ट ऑफ गैवर्डॉन का, जो कि सबसे फेमस वेयरवुल्फ स्टोरी है और उसी से ये सिल्वर बुलेट मिथ पॉपुलर हुआ था। इसका बॉडी काउंट है 9। तो ये थे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ जानने को मिला तो इसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही आप कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी और स्पेशली ये बताओ कि भेड़िया कैसा लगा। आगे और भी ऐसी वीडियोस आएंगी तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप पर कोई रैम ना करे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।